नमस्कार और स्वागत है इस विशेष विश्लेषण में। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जानी मानी किताब के बारे में। हाँ, व्यक्तिगत वित्त की दुनिया में तो ये छाई हुई है। बिल्कुल। रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल माइंडसेट गाइड के कुछ हिस्से हैं जो एक तरह से इस किताब का निचोड़ हैं। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनको समझें, खास तौर पर वो दो अलग नजरिए रिच डैड और पुअर डैड के पैसे, काम और सफलता को लेकर। और इसकी कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। लेखक के जीवन में दो पिता जैसे लोग थे। एक उनके अपने पिता, खूब पढ़े लिखे पर पैसों को लेकर हमेशा परेशान, मतलब पुअर डैड। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, ज्यादा स्कूल नहीं गए पर बहुत सफल बिजनेसमैन, वो थे रिच डैड। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये किताब 1997 में आई थी, लेकिन आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। हाँ, ये बात तो है। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ पैसे कैसे कमाएं इसके टिप्स नहीं देती, ये ज्यादा फोकस करती है आपकी सोच पर, पैसे को लेकर आपकी मानसिकता कैसे बदली जाए उस पर। सही। और ये सीधी टक्कर लेती है हमारी पारंपरिक सोच से, जैसे कि अच्छी पढ़ाई कर लो, बढ़िया सुरक्षित नौकरी मिल जाए तो बस जिंदगी सेट है। ये इस सोच को चैलेंज करती है। हाँ, और यहीं से मेरे ख्याल से किताब का वो पहला सबसे बड़ा सबक आता है। चैप्टर 1 का सार, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल, ये शायद सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली बात है इस किताब की, है ना। आइडिया ये है कि हम में से ज्यादातर लोग, मतलब गरीब और मिडिल क्लास, पूरी जिंदगी लगा देते हैं पैसा कमाने में, एक तनख्वाह के पीछे भागते रहते हैं। जबकि जो अमीर लोग हैं वो पैसे को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लगाते हैं कि पैसा उनके लिए और पैसा बनाए। उनके पुअर डैड का यही मानना था, खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, मेहनत करो, सुरक्षित नौकरी से सैलरी कमाओ। और रिच डैड ठीक इसके उलट सोचते थे। हाँ, कैसे करता है, उसे बढ़ाया कैसे जाए। हाँ, और उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। किताब में साफ लिखा है, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। तो ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, ये तो पैसे के साथ अपने रिश्ते को ही पूरा बदल देने की बात है। सवाल ये है कि क्या आप पैसे के गुलाम हैं या पैसा आपका गुलाम है। तो मतलब पहला कदम ये है कि उस सोच से बाहर निकलना कि बस सैलरी आती रहे, और ध्यान देना है ऐसी चीजें बनाने पर या उनमें पैसा लगाने पर जो इनकम देती रहे। बिल्कुल, बिना आपके लगातार वहां मौजूद रहे भी। हाँ, यानी एसेट बिल्डिंग, संपत्ति बनाना। और देखिए, ये सोच हमें सीधे दूसरे बड़े आइडिया पर ले आती है कि वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। कियोसाकी यहाँ बहुत जोर देते हैं कि आप कमाते कितना है वो उतना जरूरी नहीं, अच्छा, जितना ये जरूरी है कि आप उसमें से रखते कितना है, और जो रखते हैं उसे कितनी समझदारी से, कितनी मेहनत से काम पर लगाते हैं। और यहीं पर वो संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियों यानी लाइबिलिटीज का फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, ये अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं इसमें। संपत्ति मतलब वो चीजें जो पैसा ला कर दें, आपकी जेब में पैसा डालें, है ना। बिल्कुल, जैसे आपने किराए पर कोई घर दिया है, उसका किराया आ रहा है। हाँ। स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, या मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, उसकी रॉयल्टी आ रही है, या कोई बिजनेस है जो आपके बिना भी चल रहा है और मुनाफा दे रहा है। ये सब संपत्ति हैं। ठीक है। और देनदारियां? देनदारियां वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती रहें, जैसे कार लोन की किश्तें, हाँ। क्रेडिट कार्ड का बिल जो बढ़ता ही जा रहा है, या कोई बहुत महंगी चीज खरीद ली जिसकी कीमत भी घट रही है और उसके रख रखाव पर भी खर्चा हो रहा है। कियोसाकी एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि कई बार लोग जिसे अपनी संपत्ति समझते हैं वो असल में देनदारी होती है। जैसे एक बहुत बड़ा शानदार घर जिस पर बहुत बड़ा लोन है, प्रॉपर्टी टैक्स भी भारी है, मेंटेनेंस का खर्चा अलग, तो वो घर आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा, बल्कि निकाल रहा है। हाँ, लगातार निकाल रहा है। तो वो देनदारी हुई, संपत्ति नहीं। ये तो बहुत आम सोच है कि भाई बड़ा घर ले लिया, महंगी गाड़ी ले ली, मतलब अमीर बन गए। पर कियोसाकी के हिसाब से ये तो उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल, तो सबक ये निकलता है कि असली फोकस ऐसी संपत्ति जमा करने पर होना चाहिए जो आपको कैश फ्लो दे, मतलब नियमित आमदनी दे। ऐसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए जो आपकी कमाई को धीरे धीरे खाती रहें। सही कहा। असल में वित्तीय स्वतंत्रता की बुनियाद ही यही है, जब आपकी संपत्ति से आने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए।
तो संपत्ति बनाने की बात हो गई। अब आते हैं तीसरे विचार पर, जो चैप्टर 3 में है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पहली बार में, है ना? पर इसका मतलब वो नहीं है कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपने एम्प्लॉयर, अपनी कंपनी का बिजनेस बढ़ाने में ही सारी ताकत मत लगा दीजिए। अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का वित्तीय भविष्य भी देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, उनका इशारा यही है कि ठीक है, आप अपनी दिन की नौकरी कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन साथ साथ साइड में अपनी खुद की संपत्ति बनाने वाले काम भी शुरू कीजिए। जैसे कि वो कोई साइड बिजनेस हो सकता है, आजकल तो कितने लोग करते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपको पैसिव इनकम मतलब निष्क्रिय आय मिलनी शुरू हो जाए। असली लक्ष्य सिर्फ नौकरी की सुरक्षा नहीं है, बल्कि आर्थिक आजादी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। किताब में तो सीधी सलाह है, अपने दिन की नौकरी रखें लेकिन अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देना शुरू करें। मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो अपनी 9 से 5 की जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल, और ये सोच आप देखिए अगले चैप्टर से कितनी गहराई से जुड़ती है, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, टैक्स, कॉर्पोरेशन लगता है, पर कियोसाकी कहते हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि अमीर लोग कैसे कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब कंपनी या निगम बनाकर अपने पैसे को बचाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। इसमें ऐसी क्या खास बात है? मतलब एक आम नौकरी करने वाला इंसान और एक कंपनी के टैक्स भरने में क्या बड़ा फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। ये पैसे के फ्लो और टैक्स लगने की टाइमिंग का खेल है। देखिए, एक निगम मतलब कंपनी पहले पैसा कमाती है, ठीक है, फिर वो अपने सारे जायज खर्चे जैसे सैलरी, किराया, ऑफिस सप्लाई वगैरह उस कमाई से घटाती है। और आखिर में जो मुनाफा बचता है सिर्फ उस बचे हुए मुनाफे पर टैक्स देती है। अच्छा, और जो नौकरी करता है? जो नौकरी करता है वो पहले कमाता है, फिर सरकार पहले उस कमाई पर इनकम टैक्स काट लेती है, टीडीएस। हाँ, और फिर जो पैसा हाथ में बचता है उसे वो खर्च कर पाता है। तो क्रम बिल्कुल उल्टा है। समझ गया। कियोसाकी का तर्क ये है कि अगर आप कानूनी और टैक्स सिस्टम को ठीक से समझें तो ये निवेशकों और बिजनेस ओनर्स को ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तो ये सिर्फ कमाना ही नहीं है, बल्कि उसे कानूनी दांवपेच से बचाना और बढ़ाना भी है, और इसके लिए नियमों की समझ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसा किताब में कहा भी है, अमीर कानूनी संरचनाओं और वित्तीय बुद्धिमत्ता के माध्यम से पैसा ईजाद करते हैं। ये ईजाद करना मतलब इन्वेंट करना। ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से, पसीना बहाकर ही नहीं कमाया जाता, बल्कि समझ से, क्रिएटिविटी से भी बनता है। और यहीं से हम 5वें चैप्टर के आइडिया पर आते हैं, अमीर पैसा ईजाद करते हैं। कियोसाकी का मानना है कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज है और जो हटकर सोच सकते हैं, उनके लिए मौके हर तरफ हैं। लेकिन लोग पकड़ क्यों नहीं पाते? मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग या तो इन मौकों को देख ही नहीं पाते, या फिर उन्हें डर लगता है, रिस्क लेने से डरते हैं, असफल होने से डरते हैं, इसलिए पीछे हट जाते हैं। हाँ, ये डर वाला फैक्टर तो बहुत बड़ा है। कितने ही लोग होंगे जिनके पास अच्छे आइडियाज होंगे, पर वो शायद सिर्फ फेल होने के डर से कभी कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल, कियोसाकी के हिसाब से सच्ची फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मतलब वित्तीय बुद्धिमत्ता के 4 मुख्य हिस्से हैं। क्या है वो? पहला, अकाउंटिंग, मतलब आपको नंबर्स समझ में आने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। ठीक। दूसरा, इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने की साइंस और आर्ट। तीसरा, बाजारों की समझ, मार्केट कैसे काम करता है, डिमांड सप्लाई क्या है, कब कहाँ पैसा लगाना है, ये समझना। और चौथा, उसे बढ़ाने में मदद करें, इनकी जानकारी रखना। और इसी से जुड़ी उनकी वो बहुत पावरफुल लाइन है, जी, पैसे की कमी आपको गरीब नहीं रखती, वित्तीय शिक्षा की कमी रखती है। एकदम। ये तो सीधी चोट है सोच पर कि बस पैसा आ जाए कहीं से। नहीं, उसे संभालना और बढ़ाना आना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं होता। और यहीं से हम 6ठे चैप्टर के एक और जरूरी सबक पर आते हैं, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। ये किसके लिए है? युवाओं के लिए? खासकर उनके लिए, या जो लोग अपना करियर बदल रहे हैं उनके लिए भी। कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ इस आधार पर नौकरी मत चुनो कि सैलरी कहाँ ज्यादा मिल रही है। तो फिर ऐसी नौकरी चुनो जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सको, ऐसे हुनर जो आपको लंबे समय में काम आए। कौन से हुनर? जैसे सेल्स, बेचना सीखना, क्योंकि अगर आप बेचना नहीं जानते
तो आपका आइडिया या प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कामयाब होना मुश्किल है। सही बात है। मार्केटिंग सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करो, लोगों को मैनेज करना सीखो, नेगोशिएशन मतलब मोलभाव करना सीखो। ये वो स्किल्स हैं जो आपको किसी भी फील्ड में आगे ले जाएंगी, आपको वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी बनाएंगी। आप सिर्फ एक खास नौकरी या इंडस्ट्री में बंद कर नहीं रह जाएंगे। ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पे तो लोग कहते हैं कि किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करो, एक्सपर्ट बनो। हाँ, और रिच डैड की सलाह ठीक इसके उलट थी। वो कहते थे, बहुत जल्दी किसी एक चीज के एक्सपर्ट मत बनो, पहले समझो कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। अच्छा। कियोसाकी चेतावनी भी देते हैं, आप जितने ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं उतनी ही ज्यादा फंसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर उस खास फील्ड की डिमांड कम हो गई या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपके लिए एकदम से मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास कई तरह के स्किल्स हैं तो आप बदलते वक्त के साथ खुद को ढाल सकते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो अगर हम इन सारे विचारों को एक साथ रखें, पैसे के लिए काम ना करना, वित्तीय साक्षरता, संपत्ति बनाम देनदारी, अपना बिजनेस शुरू करना, टैक्स और कॉर्पोरेट की समझ, मौके पहचानना और बनाना, और सीखने के लिए काम करना, तो इस किताब के जो मुख्य सबक हैं वो क्या हैं संक्षेप में? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक तो है माइंडसेट का, सोच बदलने का। ये समझना कि फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी हासिल की जा सकती है और इसके लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काफ़ी नहीं है, स्मार्ट तरीके से काम करना और सोचना पड़ेगा। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत को समझना, जिसे अक्सर हमारे स्कूल कॉलेज सिखाते ही नहीं। ये बात तो है। तीसरा, वो संपत्ति और देनदारी का फर्क अपनी असल जिंदगी में उतारना और लगातार ऐसी संपत्ति बनाने पर ध्यान देना जो इनकम जनरेट करे। और ये भी कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, उसे मैनेज करना पड़ता है, उसे बढ़ाना पड़ता है और उसे अपने लिए काम पर लगाना पड़ता है। हाँ, और रिस्क लेने से या फेल होने से डरना नहीं है, उसे सीखने का एक हिस्सा मानना है। बिल्कुल। और ये याद रखना कि आखिरी मंजिल सिर्फ एक अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं है, बल्कि पैसिव इनकम के जरिए मिलने वाली फाइनेंशियल फ्रीडम है। सही। और सबसे बड़ी बात जो कियोसाकी बार बार कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली संपत्ति जो हम सबके पास है वो हमारा दिमाग है। अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत बना सकता है। आज के समय को देखें, अगर महंगाई बढ़ रही है, नौकरियों का भरोसा कम हो रहा है, क्या ये सिद्धांत आज और भी ज्यादा मौजू और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है पहले से कई ज्यादा। आप देखिए, आज गिग इकोनॉमी की बात होती है। हाँ। लोग एक से ज्यादा इनकम सोर्स के बारे में सोच रहे हैं। साइड हसल जैसा शब्द तो आम हो गया है। सही है। रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। हाँ। लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है। ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं कियोसाकी की उन्हीं बातों से जुड़ता है जो उन्होंने दशकों पहले कही थी, कि सिर्फ एक नौकरी के भरोसे रहना खतरनाक है, अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम अब सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं रही, कई लोगों के लिए जरूरत बन गई है। और ये आइडिया कि असली दौलत सिर्फ डिग्रियों से नहीं आती बल्कि प्रैक्टिकल फाइनेंशियल समझ से बनती है, ये भी आज शायद ज्यादा सच लगता है। हाँ, देखिए, पारंपरिक शिक्षा अपनी जगह जरूरी है, मैं उसे कम नहीं आंक रही, लेकिन पैसे की दुनिया में कामयाब होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन तो अनिवार्य है, उसके बिना गुजारा नहीं। जैसा कि ओसाकी ने शायद कहीं कहा भी थोड़ा मजाकिया अंदाज में कि पैसे का प्यार सारी बुराई की जड़ नहीं है, पैसे की कमी है। हाँ। ये शायद इशारा करता है उस तरफ कि गरीबी और पैसे की तंगी से कितनी मुश्किलें, कितनी हताशा पैदा होती है। तो अगर हम समेटें पूरी बात को, तो रिच डैड पुअर डैड सिर्फ अमीर कैसे बने इसके टिप्स की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पैसे को देखने का नजरिया बदलने वाली किताब है, एक पूरी मानसिकता, एक माइंडसेट बनाने वाली गाइड है। हाँ, ये हमें उस पारंपरिक सोच से बाहर निकालती है कि बस नौकरी करो, तनख्वाह लाओ, और हमें मजबूर करती है सोचने पर कि कैसे संपत्ति बनाएं, कैसे फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें और कैसे पैसे को अपने काबू में करें, उससे अपने लिए काम करवाएं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये किताब काम, पढ़ाई और पैसे को लेकर हमारी बहुत सी पुरानी धारणाओं पर सीधे सवाल उठाती है। हाँ। और ये लोगों को एक तरह से जगाती है, प्रेरित करती है कि वो अपनी आर्थिक किस्मत का कंट्रोल अपने हाथ में लें, किस्मत के या सिर्फ नौकरी के भरोसे न बैठें, बल्कि एक्टिव होकर खुद अपनी संपत्ति बनाकर अपनी फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता तैयार करें। ये सारी बातचीत एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। जरूर। कि कियोसाकी की जो बातें हैं उनकी रोशनी में अगर देखें तो हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज वाली,
वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए असल में कितना तैयार करती है, और अगर उसमें कोई कमी है, जो शायद है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम खुद एक व्यक्ति के तौर पर क्या कदम उठा सकते हैं। ये बहुत अहम सवाल है। या इसका एक और पहलू भी हो सकता है, क्या लगातार सिर्फ संपत्ति बनाने पर ही फोकस करना, क्या ये हमेशा सामाजिक तौर पर भी ठीक है, या इसमें कुछ नैतिक दुविधाएं, कुछ एथिकल सवाल भी छुपे हो सकते हैं जिन पर हमें सोचने की जरूरत है। हाँ, ये गहरे सवाल हैं और इनके जवाब शायद सबके लिए एक जैसे नहीं होंगे, या हर किसी के अपने मूल्यों पर, समाज को देखने के नजरिए पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। चलिए, इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद है कि रॉबर्ट कियोसाकी के विचारों का ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए भी फायदेमंद रहा होगा।